हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश और स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल पे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, और हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ी कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। आज हम उस कॉन्सेप्ट का यूज़ इस लेक्चर में भी करेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पहले हम फिजिक्स की हेल्प से निकालेंगे और फिर मैथमेटिक्स की हेल्प से इन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखिए, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। An object is said to be in uniform motion if its velocity is constant। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, ये मैं पोजीशन टाइम ग्राफ लेता हूं x t। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी मतलब ऑब्जेक्ट किस में जाएगा? स्ट्रेट लाइन में जाएगा। यानी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इक्वल इंटरवल्स में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो हम उसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट एंड देयरफॉर द ऑब्जेक्ट विल कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे अगर नॉन इक्वल होगा तो ऐसे हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म ऐसे जा सकता है, फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे 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 जा सकता है। तो ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। तो बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे कि यूनिफॉर्म मोशन हम तब बोलेंगे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो हम बोलेंगे कि जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। आज के लेक्चर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इफ इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसको कहेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम ऐसे ऑब्जेक्ट का लेते हैं जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, यानी ए जो है वो आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर ए कांस्टेंट होगा तो ग्राफ कैसा होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो चलिए हम डिराइव करते हैं आज इक्वेशंस ऑफ मोशन जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो। तो तीन इक्वेशंस हैं। v = v0 + at। ये वाली इक्वेशन हम कल के लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आप पिछले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा देख सकते हैं, वहाँ पर हमने डिराइव कर चुके हैं। फिर दूसरी इक्वेशन है x = v0t + ½ at²। और तीसरी इक्वेशन है v² = v02 + 2ax, जहाँ पर जो v है दैट इज द वेलोसिटी एट टाइम t, v0 जो है दैट इज द वेलोसिटी एट टाइम t = 0, जो x है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, x0 इज द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t = 0, और a दिखाता है एक्सेलरेशन को जिसकी वैल्यू हम कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं x = v0t + ½ at²। तो उसके लिए हम कल जो हमने पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ is equal to the displacement of that object in that time interval। देखिए मान लेते हैं अब हम यहाँ पर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसीडर करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक्सिस को कैपिटल V और कैपिटल T से दिखाया है, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, जस्ट कुछ सिंबॉलिक कन्फ्यूजन से बचने के लिए। मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की v0 है, और क्योंकि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो वो स्ट्रेट लाइन होगा हमारा vt ग्राफ। तो मान लेते हैं इस पॉइंट तक जाता है और यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी v। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर v को वेलोसिटी मान लिया ना, इसलिए मैंने एक्सिस को कैपिटल V माना है। और मान लेते हैं ये टाइम जो है ये है हमारा स्मॉल t।
ये स्मॉल टी में क्योंकि मैंने टाइम लेना था ना, इसलिए मैंने कैपिटल टी को टाइम एक्सिस लिया। तो अब मैं क्या करूँगा कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके बराबर होगा, देखिए निकाल ये जो अब ये एरिया है पूरा, इस एरिया को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ये है ना एरिया, मान लेते हैं इसको ए में मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ और इसको मैं मान लूँ सी। तो एरिया अंडर ओ ए बी सी, और इसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। इसको मैं डी मान लूँ अगर, तो एक तो ट्रायंगल हो गया ए बी डी, तो एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी सी ओ, ए डी सी ओ। ठीक है, अब हम सबसे पहले लेते हैं केस 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकालते हैं। और बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है ए डी और हाइट कितना है बी डी, 1/2। अब ए डी तो किसके बराबर है, ओ टी के बराबर, ओ टी कितना है स्मॉल टी। अब बी डी निकालते हैं हम। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, वाई एक्सिस तो वेलोसिटी, ये तो वेलोसिटी के बराबर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका v0 है। तो यहाँ से लेके यहाँ यानी बी डी कितना हो जाएगा, v माइनस v0, ये निकालना। तो हमने इसमें से यानी BC में से हमने DC यानी v0 निकाल दिया, तो हमारा BD कितना आ गया, v माइनस v0। तो ये हमारा आ गया 1/2 इंटू, मैं इसको ऐसे लिख सकता है v माइनस v0 इंटू टी। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है, v माइनस v0 इज इक्वल टू 80। ये v0 प्लस 80 है ना, v0 को मैं इधर ले आया तो v माइनस v0 कितना हो गया, 80 हो गया। तो इसका मतलब हुआ हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से 1/2 और v माइनस v0 की जगह मैं क्या रख दूंगा, 80 इंटू टी ऑलरेडी है, तो ये कितना हो गया आपका, हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए टी स्क्वायर हो गया हमारा, तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हमारा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने सिर्फ क्या किया, कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला था उसका यूज किया। ए डी हमने निकाला जो कि ओ टी के बराबर है, और बी डी निकाला कैसे, बी सी यानी v में से, और डी सी निकाल दिया यानी v0, v माइनस v0। तो इस फॉर्मूले फिर हमने इस इक्वेशन, ये जो पहली इक्वेशन है यहाँ से v माइनस v0 निकाला जो कि 80 के बराबर होता है, इसमें पुट कर दिया, तो ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए केस 2 ले लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ सी डी, ओ ए डी सी लिख देता हूँ मैं, ओ ए डी सी, क्योंकि आइडियली ओरिजिन से स्टार्ट करना चाहिए। और वो किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ तो किसके बराबर, ओ सी के बराबर है, और ब्रेड्थ किसके बराबर है, ओ ए कहो या सी डी कहो। तो ओ सी तो टी के बराबर है और ओ ए v0 के बराबर है। तो कितना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज v0 टी, यहाँ पे लिख दो। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, वो लिख दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दिया, बहुत आसान था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये v0 टी। तो अब हमारा जो कल हमने पढ़ा था कि एरिया अंडर वी टी ग्राफ, वो तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, दैट इज x। तो x किसके बराबर है, v0 टी, टर्म को पहले लिख लेता हूँ, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तो थी हमारी इक्वेशन,
दिस इज इक्वेशन नंबर 2 जो हमको डिराइव करनी थी। x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वेयर। तो बहुत इजीली आप इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। चलिए अब हम अगली इक्वेशन डिराइव करते हैं। आइए अब हम तीसरी इक्वेशन डिराइव करते हैं। v स्क्वेयर इज इक्वल टू v0 स्क्वेयर प्लस 2ax। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा v इज इक्वल टू v0 प्लस at था। यहाँ से मैं टाइम निकालता हूँ, t किसके बराबर हो जाएगा, v माइनस v0 बटे a। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 ये जो अभी डिराइव की थी इक्वेशन वो क्या थी, x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वेयर। अब ये जो t की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर मैं इसको 3 मान लेता हूँ, ये इक्वेशन को मैं इसमें पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। सो पुटिंग 3 इंटू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखो क्या आ गया, इज इक्वल टू v0 और t की जगह क्या हो गया, v माइनस v0 बाई a प्लस हाफ a और v माइनस v0 बाई a का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई कर देंगे। a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ax और ये हो जाएगा v0 इंटू वी माइनस v0। और यहाँ पर अगर मैं a से, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ a स्क्वायर और v माइनस v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। ठीक है, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला बच जाएगा कुछ ऐसा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई होप ये आपने उतार लिया होगा। तो ये हो गया आपका ax, दिस इज इक्वल टू v0 v माइनस v0 प्लस हाफ और v माइनस v0 का स्क्वायर। उसके बाद ये हो गया आपका, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो v0 v माइनस v0 स्क्वायर प्लस हाफ और ये इसको खोलेंगे तो v स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर माइनस 2v0। मैंने स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। अब कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ax, दिस इज इक्वल टू 2v0v माइनस 2v0 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा v0 प्लस v0 स्क्वायर माइनस 2v0। अब ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, और अब ये v स्क्वायर को मैं आगे लिख लेता हूँ और ये 2 माइनस के हैं और 1 प्लस का है, तो ये माइनस का बच जाएगा, माइनस v स्क्वायर। ठीक है, 2ax। और अगर मैं इसको रीऑर्डर करके लिखूँगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax। तो आप देख सकते हैं ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax। फिजिक्स की हेल्प से, फिजिक्स के फॉर्मूला की हेल्प से हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये तीनों इक्वेशन एक पिछले लेक्चर में डिराइव की थी और 2 आज हमने डिराइव की हैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर। आइए अब हम इन तीनों इक्वेशंस को डिराइव करते हैं मैथमेटिक्स की हेल्प से, कैलकुलस की हेल्प से, यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प से। ये जो तीनों इक्वेशन हमने डिराइव की, पहली, दूसरी और तीसरी, इनमें हमने एक्चुअली मान के हम चले थे कि जो x0 है ना वो हम 0 मान के चले थे। लेकिन अगर x0 जो है आपकी, अगर वो 0 ना हो तो फिर ये इक्वेशन कैसे होंगी। तो जैसे अब हम मान के चले थे x0 इज इक्वल टू 0। अब x0 0 नहीं है तो हम x मानेंगे x इक्वल टू x0, तो यानी x माइनस x0 इज इक्वल टू
0, मतलब x माइनस एक्स 0 को मैं कैपिटल X मान लूँ तो ये 0 हो जाएगा। अब ये कैपिटल X इक्वल टू 0 मानकर अगर मैं इक्वेशन डिराइव करूँगा ना तो ये सारी की सारी सेम यही इक्वेशन आ जाएंगी। यानी पहली इक्वेशन हो तो उसमें तो है ही नहीं पोजीशन, तो उसका तो पंगा ही नहीं है। दूसरी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी कि x की जगह कैपिटल X हो जाएगा और फिर v0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कैपिटल X की जगह हम क्या रख सकते हैं? कैपिटल X हमने क्या माना था? x माइनस एक्स 0 माना था, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स 0, दिस इज इक्वल टू v0 टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यानी ऐसे हो जाएगा x इक्वल टू एक्स 0 प्लस v0 टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन में x0 जुड़ जाएगा। और सर तीसरी जो इक्वेशन है ये वाली, इसमें तो पोजीशन है ही नहीं, तो उसमें भी कोई पंगा ही नहीं है। तो सिर्फ दूसरी इक्वेशन को चेंज करने का था, x की जगह हम क्या रख देंगे? x स्क्वायर रख देंगे बस। शिट, ये मैंने क्या लिखा? शुट मैन। जो तीसरी इक्वेशन है इसमें हो जाएगा आपका कि v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2a कैपिटल X, यानी ये हो जाएगा v0 स्क्वायर प्लस 2a और कैपिटल X की जगह क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स 0। तो ये इक्वेशन इस तरह से मॉडिफाई हो जाएंगी अगर आपकी इनिशियल पोजीशन 0 ना हो तो चलिए अब हम इन तीनों इक्वेशंस को मैथमेटिक्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम पहली इक्वेशन v इक्वल टू v0 प्लस ए टी को करते हैं। v इक्वल टू v0 प्लस ए टी को हम करते हैं। तो लेट एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt। तो यहाँ से dv क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू ए डी टी। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ विद इन द लिमिट्स, इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट, ए तो कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और टाइम 0 से t dt। अब dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया? v होता है, v0 v, इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट, ए तो कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन हो गया t 0 से t। तो इंटीग्रेशन में कैसे करते हैं? फाइनल लिमिट रखते हैं, फिर माइनस इनिशियल लिमिट। इसी तरह यहाँ पर फाइनल लिमिट t की जगह t रखा और इनिशियल लिमिट 0 रखा। तो ये क्या आ गया? v माइनस v0 इज इक्वल टू ए टी। और अगर मैं v0 को उधर ले जाऊँगा तो ये प्लस का v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी। हमने मैथमेटिक्स की हेल्प से निकाल दिया, हमने फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट इसमें लगाया ही नहीं। चलिए अब हम दूसरी इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज dx बाई dt। तो यहाँ पर आपका dx क्या हो जाएगा? दैट इज v dt। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इनिशियल पोजीशन x0, फाइनल पोजीशन x dx। उसके बाद हम जो इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ से हम v की वैल्यू रखेंगे v0 प्लस ए टी, और टाइम की लिमिट क्या होगी? 0 से t। तो dx का इंटीग्रेशन तो क्या होगा? x और लोअर लिमिट x0, अपर लिमिट ये वाला x। इसके बाद यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करते हैं, प्लस का अगर जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 0 से t v0 dt प्लस 0 से t, प्लस का साइन है तो अलग अलग कर लेते a t d। अब यहाँ पर तो आपका हो गया, पहले हम अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, x माइनस एक्स 0 हो गया, ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्लियर हो गई। अब v0 तो कांस्टेंट है
और dt का कितना हो गया, t हो गया, इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट, उसके बाद a कांस्टेंट है और t इंटू dt का इंटीग्रेशन जो होता है t इंटू dt दैट इज t स्क्वायर बाय 2, तो ये होगा t स्क्वायर बाय 2 और टाइम की लिमिट है 0 से t। तो अब हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका राइट लेफ्ट हैंड साइड, तो x माइनस एक्स जीरो तो क्लियर होगी। इसके बाद v0 और t की अपर लिमिट लोअर लिमिट तो 0 ही है, तो v0 t माइनस 0 प्लस a और t स्क्वायर बाई 2, t अपर लिमिट रख दी, लोअर लिमिट 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x इक्वल टू एक्स जीरो जाके प्लस का हो जाएगा x0 प्लस v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या हो गया आपकी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 बहुत ही आसानी से डिराइव कर ली। सिर्फ एक फॉर्मूला लिया हमने कि जो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt और बस फिर हमने इंटीग्रेशन किया। आइए अब हम थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो इस इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए हम लेंगे कि जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि हम dv अपॉन dx से डिवाइड कर दिया, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो dx से डिवाइड कर दिया, dx से मल्टीप्लाई कर दिया। अब dv अपॉन dx क्या होता है, सॉरी dx अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, ये होगा v, और dv अपॉन dx a, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो गया a dx एंड दिस इज इक्वल टू v dv। इंटीग्रेट करो, a तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा dx, और x की लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट x0 अपर लिमिट ये, और फिर v0 v वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर a और dx का इंटीग्रेशन तो कितना होगा, x होगा, x0 से x, और v का कितना होगा v स्क्वायर बाई 2 और v0 इंटू v। उसके बाद ये हमारा हो गया a इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो, मैंने पहले अपर लिमिट रखी फिर लोअर लिमिट रखी, एंड दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो कितना होगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस v स्क्वायर बाई 2, v0 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2a और x माइनस एक्स जीरो, और ये इधर क्या बचेगा v स्क्वायर v0 का स्क्वायर, और अगर मैं रीऑर्डरिंग करके लिखूंगा तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स जीरो। और ये हमारी तीसरी इक्वेशन जो हमने मैथमेटिक्स की हेल्प से डिराइव किया कि v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। तो इस तरह से हम इन तीन जो इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आपने देखा कि हम इनको फिजिक्स की हेल्प से भी डिराइव कर सकते हैं और हम इनको मैथमेटिक्स की हेल्प से भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये तीनों इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितनी भी सोल्व करोगे उनमें ये वाली इक्वेशंस की हेल्प पड़ेगी, तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। और बोर्ड एग्जाम में इनके डेरिवेशन भी आ सकता है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इन तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन भी आपको पता होना चाहिए और तीनों इक्वेशन भी आपको याद होनी चाहिए, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो हम इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकें। तो चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इन तीन इक्वेशन की हेल्प से। सबसे पहले हम एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल 3.4 लेंगे। उसमें कहा गया कि जो एक इंसान है जो ग्राउंड से 25 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और उसने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, और फिर वो बॉल पहले ऊपर जाएगी और फिर वो नीचे आके ग्राउंड पे गिर गई। तो हमको दो चीज़ें निकालनी। पहली चीज़ें हमें निकालनी, गेंद
उसने छोड़ी तो कितनी हाइट तक जाएगी, यानी ए बी निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि भाई जब उसने गेंद को फेंका, पहले गेंद हवा में गई और फिर ज़मीन पे आई, तो उसके हाथ से छूटने से लेकर ग्राउंड तक कितने सेकंड में वो, यानी कितने टाइम में वो पहुंच गई, दो चीज़ें हमको निकालनी है। अब यहाँ पर क्या है, हम क्योंकि जो हमारी मोशन है वो वर्टिकल मोशन है, तो हम इन इक्वेशंस में x की जगह y का यूज़ करेंगे, क्योंकि वर्टिकल मोशन की बात आ गई। तो यहाँ पर और इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से गेंद को फेंका गया, तो वो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले ना हम ए बी निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बी फाइनल पोजीशन है, तो ये y होगा आपका, और जो ग्राउंड से हाइट है ओ एज को बोलेंगे वो y 0 होगा आपका। तो ए बी किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तो y है और यहाँ तक आपका y 0 है, तो ये कितना बच गया, y माइनस वाई 0, यानी आपको y माइनस वाई 0 निकालनी। क्या क्या है आपके पास, आपके पास v0 है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपके पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है माइनस g, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप गौर से देखिए, हमने जो एक्सेलरेशन की वैल्यू को नेगेटिव लिया है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होती है, इसलिए हमने वो नेगेटिव y की तरफ है, इसलिए हमने g को नेगेटिव लिया है। तो v0 पता है, ये पता है, और हमको v0 पता है, a पता है, और फाइनल वेलोसिटी भी हमको पता है। जब ऑब्जेक्ट b पे होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऑब्जेक्ट जाएगा जाते 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 जाते, फिर जब वो एकदम हाइट पे पहुंच जाएगा वहाँ पर रुक जाएगा, यानी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो नीचे की तरफ आएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी b पर कितनी होगी, 0। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, वेलोसिटी पता है, और हमको निकालना है y माइनस वाई 0। तो भाई जो तीसरा फॉर्मूला है वो बनाया बहुत ही ईजी है। तो एज हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2a, और x की जगह हम y रख देंगे क्योंकि वर्टिकल मोशन है। तो देखिए y माइनस वाई 0 तो हमको निकालना ही है, तो हमारे v स्क्वायर रख दीजिए, v स्क्वायर कितना है, 0, v तो 0 है, और ये 20 है, 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है, -10 लेनी है, ऐसा दिया हुआ है उसमें, और y माइनस वाई 0। तो अब देखिए, तो ये कितना हो गया आपका, तो ये हो गया आपका, इधर जाके हो गया -400 और 20 इंटू वाई माइनस वाई 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 को 400 से करोगे तो कितना आ गया आपका, 20 हो गया, y माइनस वाई 0, यानी y माइनस वाई 0 कितना आ गया आपका, दैट इज 20 मीटर, यानी जो बॉल है वो 20 मीटर तक जाएगी। यहाँ 20 मीटर पर सेकंड से छोड़ा और गेंद 20 मीटर हाइट तक जाएगी, उसके बाद नीचे की तरफ आएगी। अब हमको निकालना है कि टाइम कितना लेगी वो। अब ये तो हमने निकाल लिया, तो ये हमारा ए बी जो है वो 20 मीटर है, तो टोटल ग्राउंड से हाइट कितना होगा, 25 प्लस 20 यानी 45। अब हम निकालते हैं कि टोटल टाइम कितना लेगा वो हाथ से छूटने से लेके और ग्राउंड तक आने तक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले निकालेंगे टाइम कि A से B तक जाने में कितना टाइम लगा और फिर B से ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा। पहले AB के लिए लेते हैं, केस 1। तो AB तक जाने के लिए टाइम निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन है जो कि -g दैट इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए इस फॉर्मूला में v है, v0 है, a है, t है, बस। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से ले लेंगे कि v इज इक्वल टू v0 प्लस a t। तो v है 0, v0 है 20, a है -10 और t। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये 20 इधर -2 हो गया,
यानी ए से बी जाने में यानी मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको सिर्फ 2 सेकंड लगे। अब हम दूसरा केस सॉल्व करते हैं कि उसको बी से और ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा। तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, बी के ऊपर वेलोसिटी कितनी थी 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इनिशियल पोजीशन कितनी है, अब देखिए बी है तो ओ बी कितना है यानी वाई हम निकाला ना 20 25 और 20, बी पर जब है तो उसकी पोजीशन 45 मीटर है। और फाइनल पोजीशन कितनी होगी, फाइनल पोजीशन कब होगी जब वो ग्राउंड से टकराएगी, और ग्राउंड से टकराने का मतलब है पोजीशन हो जाएगी x यानी 0 मीटर। और क्या है हमारे पास, जी तो है ही हमारे पास, तो हमारे पास v0 है, हमारे पास x0 है, हमारे पास x है, हमारे पास a है। तो इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, यानी हमारे पास सॉरी हम x नहीं y लेंगे वर्टिकल मोशन। तो y इज इक्वल टू y0 प्लस v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए। फाइनल पोजीशन कितनी है 0, इनिशियल पोजीशन कितनी है 45, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 और हाफ ये कितना है -10t स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये हो गया, ये 0 हो गया तो इधर आके -45 हो जाएगा, और उधर है ये 2 पंजे 10 -5t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 × 45, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया। मतलब t कितना हो गया, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो b से और ग्राउंड तक आने में उसको कितना लगा t सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना होगा, फिर टोटल टाइम कितना हुआ, a से b जाने में कितना लगा था 2 सेकेंड, और सॉरी तो टोटल टाइम A से B जाने में लगे थे 2 सेकंड और B से फिर ग्राउंड तक आने में लगे 3 सेकंड। तो टोटल कितना हो गया आपका 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में वो बॉल हवा में भी गई, ऊपर गई और नीचे आके ग्राउंड से भी टकरा गई। दैट इज द टोटल टाइम टेकन कवरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम A to B एंड देन फ्रॉम B to the ग्राउंड। तो ये आपका 5 सेकंड। तो इस तरह से इन इक्वेशंस की हेल्प से आप आसानी से जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनकी हेल्प से आप आसानी से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।